हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल क्लासेस एंड दिस इज राहुल चौहान। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 11 को, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 11 के बारे में आज हम जानेंगे। दैट इज रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। गाइस, बेयर एक्ट पे जाने से पहले इसको थोड़ा सा जनरली डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सेक्शन के नाम पे ध्यान दें तो यहाँ पे तीन वर्ड्स का यूज हुआ है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन, रिपग्नेंट एंड इंटरेस्ट क्रिएटेड। रिस्ट्रिक्शन से हमारा मतलब होता है कोई प्रतिबंध, कोई शर्त या कोई कंडीशन। रिपग्नेंट से हमारा मतलब होता है जो कि अनफेवरेबल हो, प्रतिकूल हो, यानी कि कोई ऐसी शर्त, कोई ऐसे प्रतिबंध जो कि प्रतिकूल हो, अनफेवरेबल हो। किसके लिए? टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड, जिसके फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। गाइस, प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होने का मतलब होता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना। तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट किसके फेवर में क्रिएट होगा? जो कि प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा, जो कि ट्रांसफर ही होगा। यानी सेक्शन 11 बात करता है उन शर्तों के बारे में, उन प्रतिबंधों के बारे में जो कि प्रतिकूल है ट्रांसफरी के लिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है ए, जिसके पास में ये एक घर है और ये अपने इस घर को सेल कर देता है बी को। अब जब ये अपना घर सेल करता है तो इसके साथ में ये कंडीशन ये रखता है कि भाई घर तो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन इस घर के अंदर तुम कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, या जो पुराना कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हुआ है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। घर के खिड़की दरवाजे तुम चेंज नहीं कर सकते, घर में कोई नया रंग रोगन तुम नहीं करवा सकते। तो ये सारे के सारे जो शर्त और प्रतिबंध ये लगा रहा है बी के ऊपर, जिसके फेवर में इसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, ये सारे कैसे हैं? इसके लिए प्रतिकूल हैं, अनफेवरेबल है। तो यहाँ पे सेक्शन 11 कहता है कि अगर ट्रांसफरर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते टाइम ट्रांसफरी के फेवर में कुछ ऐसी कंडीशंस लगा देता है जिसकी वजह से ट्रांसफरी उस प्रॉपर्टी को फ्रीली एंजॉय नहीं कर सकता, तो ऐसे सारे रेस्ट्रिक्शन, ऐसी सारी कंडीशंस वॉइड होंगी, शून्य होंगी। उनको ऐसा माना जाएगा कि ऐसी कोई शर्त कभी लगाई नहीं गई, और जो ट्रांसफरी होगा वो उसको फ्रीली बिना किसी शर्त के एंजॉय कर सकता है। अब हम आते हैं अपने बेरेक पे। तो एक्ट की लैंग्वेज पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन ए ट्रांसफर ऑफ ए प्रॉपर्टी। जब किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, an interest therein is created absolutely in favor of any person। तो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होते टाइम जो ट्रांसफरी है उसके फेवर में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एब्सोल्यूटली, पहले इसको समझ लेते हैं। जब हम एब्सोल्यूट ट्रांसफर की बात करते हैं तो यहाँ पे लीज और मॉर्गेज, इन दोनों को हम काउंट नहीं करते। जैसे हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के अलग अलग तरीके होते हैं। वो सेल की फॉर्म में हो सकती है, एक्सचेंज की फॉर्म में हो सकती है, गिफ्ट की फॉर्म में हो सकती है, लीज की फॉर्म में हो सकती है, मॉर्गेज की फॉर्म में हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम लीज और मॉर्गेज पे ध्यान दें तो लीज और मॉर्गेज के केस में केवल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो लीज और मॉर्गेज को एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। दैट मींस लीज और मॉर्गेज सेक्शन 11 के अंदर कवर भी नहीं होंगे। अब हम आते हैं वापस अपनी डेफिनेशन पे कि जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ट्रांसफरी के फेवर में, बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और एंजॉयड बाय हिम इन अ पर्टिकुलर मैनर। लेकिन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफरी के साथ में कुछ ऐसी कंडीशंस रख देता है कि ट्रांसफरी उन शर्तों का पालन करते हुए ही उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है। देन सेक्शन 11 कहता है ट्रांसफरी shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction। कि ट्रांसफरी उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल उसी तरीके से रिसीव करेगा जैसे प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होते टाइम कुछ शर्त लगाई ही ना गई हो। यानी कि जो ट्रांसफरी है वो फ्री होगा, प्रॉपर्टी को फ्रीली एंजॉय करने के लिए उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। इसको कुछ इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है ए, वो अपना कोई खेत ट्रांसफर करता है, बेच देता है बी को, लेकिन खेत को बेचते टाइम वो एक कंडीशन रखता है कि भाई इस खेत के अंदर तुम
गेहूं उगा सकते हो या गन्ना उगा सकते हो, और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है। देन सेक्शन 11 कहता है कि ट्रांसफरर ऐसी कोई भी शर्त ट्रांसफरी के ऊपर नहीं लगा सकता। अब वो ट्रांसफरी की मर्जी होगी, उसकी इच्छा होगी, वो चाहे तो उसमें गेहूं की खेती करे, गन्ने की खेती करे, धान की खेती करे या खेती नहीं करे, क्योंकि अब जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से ट्रांसफरी के फेवर में आ चुकी है और वो उसका एब्सोल्यूट राइट होगा कि वो उस प्रॉपर्टी को किस तरह से एंजॉय करना चाहता है। इसमें ट्रांसफर के द्वारा लगाई गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी, वो पूरी तरीके से वॉइड होगी, शून्य होगी। एक दूसरे इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एक पर्सन ए एक प्रॉपर्टी को गिफ्ट के तौर पे ट्रांसफर कर देता है बी को, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते टाइम ये शर्त लगा देता है उसके ऊपर कि जो बी है, बी को उस घर के अंदर रहना पड़ेगा। अगर बी उस घर के अंदर नहीं रहता है तो जो ट्रांसफर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी भी कोई शर्त वैलिड नहीं होगी, सेक्शन 11 उसे भी वॉइड डिक्लेयर करता है। इसका एक केस है हमारे पास में, मंजूषा देवी वर्सेस सुनील चंद्रा का केस। इस केस में क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी कॉमर्शियल लैंड सेल कर देती है और सेल करते टाइम वो उस पे शर्त लगा देती है, कंडीशन लगा सकती है कि भाई आप इस कॉमर्शियल लैंड पे केवल और केवल जूट की फैक्ट्री लगा सकते हो, जूट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी या किसी दूसरे तरीके का कारखाना आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इस पूरे की पूरी कंडीशंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है। कोर्ट वहां पे क्लियरली इंडिकेट करता है कि भाई आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, अब वो ट्रांसफरी की इच्छा है, वो उसमें किस तरह का उसका यूज करना चाहता है, उसमें किस तरह का प्लांट सेटअप करना चाहता है या कोई अगर वो दूसरी कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है, आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। अब हम आते हैं एक्ट के दूसरे पार्ट पे। एक्ट का जो दूसरा पार्ट है वो बताता है कुछ एक्सेप्शंस के बारे में, जहां पे ये एक्ट पूरी तरीके से एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्ट में लिखा है वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट विच द ट्रांसफर मे हैव टू एनफोर्स सच डायरेक्शन। कि अगर ट्रांसफर के पास में दो प्रॉपर्टी है, वो एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, उस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते टाइम वहां पे कुछ शर्तें लगा सकता है, लेकिन वो शर्तें कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो ट्रांसफर के हिस्से में जो प्रॉपर्टी रह गई है वो उसको एंजॉय करने के लिए फेवरेबल हो। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है ए, उसके पास में दो प्रॉपर्टी है एक्स और वाई। एक्स क्या है, उसके पास में एक घर है और उसी के बराबर में उसके पास एक खाली जगह पड़ी हुई है। अब पैसे की तंगी की वजह से वो सोचता है कि भाई ये जो खाली जगह है इसको मैं बेच देता हूं, तो इस जगह को बेच देता है बी को। लेकिन जगह को बेचते टाइम वो उस पर शर्त लगा देता है कि भाई तुम इस जगह पे अपना घर बना सकते हो, लेकिन मेरे घर की तरफ तुम कोई रोशनदान कोई खिड़की नहीं खोलोगे, क्योंकि अगर तुम इधर कोई खिड़की खोलोगे उससे मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। तो सेक्शन 11 कहता है कि ऐसी अगर कोई शर्त लगाई गई है तो वो पूरी तरीके से वैलिड होगी, मान्य होगी। और क्यों होगी, क्योंकि ये जो शर्त लगाई गई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को फ्रीली एंजॉय करने के लिए लगाई गई है। यहाँ पे किसी के राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा है। अब जो शर्तें लगाई गई हैं उस बेसिस पे भी हम उनको दो अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशंस। पॉजिटिव कंडीशन से हमारा मतलब होता है एक ऐसी शर्त जहां पे जो ट्रांसफर रहता है वो ट्रांसफरी को बाउंड कर देता है किसी काम को करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है ए, उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बी को। अब प्रॉपर्टी में था क्या, उसके पास में जो दो प्रॉपर्टी थी, ये एक घर है और जो दूसरा घर उसका पास में था वो उसने ट्रांसफर किया। अब था क्या, एक यहां से कॉमन लाइन गुजर रही थी, पाइपलाइन। तो जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो बी के साथ में ये कंडीशन रख देता है कि भाई तुम टाइम टू टाइम ये जो कॉमन पाइपलाइन जा रही है इसको रिपेयर कराओगे।
और रीजन क्लियर है, अगर ए उस लाइन को रिपेयर नहीं कराएगा तो बी की जो ड्रेनेज लाइन है वो पूरी तरीके से चॉक हो जाएगी, वो अपनी प्रॉपर्टी को फ्रीली एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो शर्त है वो पूरी तरीके से वैलिड है, और जो शर्त है, जो प्रतिबंध है, वो किसी काम को करने के लिए लगाया गया है, तो ये एक पॉजिटिव कंडीशन होगी, एक सकारात्मक शर्त होगी, एक सकारात्मक प्रतिबंध होगा। दूसरी बात करते हैं नेगेटिव कंडीशंस की। नेगेटिव कंडीशन से हमारा मतलब होता है कि जब ट्रांसफरर ट्रांसफरी को किसी काम को ना करने के लिए कोई प्रतिबंध उस पर लगा देता है, कोई शर्त वहां पे इंपोज कर देता है। जैसे ए ने एक लैंड ट्रांसफर करी बी को, और लेकिन वहां पे एक शर्त लगा दी कि भाई जब भी तुम इस लैंड पे कोई नया कंस्ट्रक्शन करोगे तो वहां पे 4 फीट की जगह तुम रखोगे। और क्यों रखोगे? जिससे मेरी प्रॉपर्टी में पूरा स्पेस रहे कि वहां पे आसानी से हवा और रोशनी आ सके। अगर तुम वो जगह नहीं छोड़ोगे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को फ्रीली एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे जो हवा है और जो रोशनी है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं आ पाएगी। तो इस केस में जो शर्त लगाई गई है वो किसी काम को ना करने के लिए लगाई गई है, तो ये होगी एक नेगेटिव कंडीशन। इसको भी एक केस से समझते हैं। एक केस है हमारे पास में इंदु कक्कर वर्सेस हरियाणा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन और इंडस्ट्रियल यूनिट के बीच में। अब एग्रीमेंट क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है वो इंडस्ट्रियल यूनिट के साथ में एक डेडलाइन सेट कर देती है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, हो सकता है वो 1 साल 2 साल या 5 साल के अंदर, आपको अपनी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सेटअप करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, आप उस डेडलाइन के अंदर अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट को सेटअप नहीं करते हो, तो आपके फेवर में जो भी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है उस सबको सीज कर दिया जाएगा। मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे कहता है कि भाई ये जो कंडीशन लगाई गई है पूरी तरीके से वैलिड है, ये आपके फेवर में जो इंटरेस्ट क्रिएट किए गए थे उन्हीं के एंजॉयमेंट के लिए ये शर्त लगाई गई है, इसलिए इसको इनवैलिड नहीं माना जा सकता, और जो एग्रीमेंट है वो पूरी तरीके से वैलिड होगा, और जो प्रतिबंध है वो भी पूरी तरीके से वैलिड होंगे। सो गाइज, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप उसको समझ पाए होंगे। एंड गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।